हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 33 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन 439 तक डिस्कस कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 440 और जो आगे के फर्दर सेक्शन होंगे 445 तक, आज हम 440 से लेकर के 445 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बैरक नहीं है तो आप अपने पास बैरक लेकर बैठे, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। इससे आपकी बैरक लैंग्वेज क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 440 किस बारे में बात करता है? अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ, मतलब कि जो बॉन्ड का अमाउंट है, ठीक है, उसका रिड्यूस, ठीक है, उसके अंदर कितना होना चाहिए बॉन्ड, जो बेल बॉन्ड वो कराते हैं एज ए सिक्योरिटी, तो उसके अंदर कितना अमाउंट होना चाहिए बॉन्ड का। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस शैल नॉट बी एक्सेसिव। जो बॉन्ड का अमाउंट है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होता है अंडर दिस चैप्टर 33 के अकॉर्डिंग, और वो फिक्स किया जाएगा विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, और उसके अंदर सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे केस के कि सर्कमस्टेंसेस क्या है। ठीक है, उसी के बेस पर उसके अंदर फिक्स किया जाएगा अमाउंट, जो कि बेल बॉन्ड का अमाउंट होता है। एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव, और उसमें एक्सेसिव नहीं होगा, मिनिमम ही होगा, एक्सेसिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लोज बताता है जो कि अमाउंट होता है बॉन्ड का। और जो सेकंड क्लोज है, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड। अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है जो बेल उसके अंदर ग्रांट की गई थी बाय द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के थ्रू, जो उसमें बेल के लिए जो अमाउंट था उसको रिड्यूस करना है, तो अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है उसमें रिड्यूस करना है, तो वो डायरेक्शन देगी पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को रिड्यूस करने के लिए जो अमाउंट है बॉन्ड का। ठीक है, तो ये पावर है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ये 440 सेक्शन था जो कि अमाउंट के बारे में बात करता है बॉन्ड के, और उसके अंदर रिडक्शन की भी बात करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 441 में। 441 बात करता है बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड सिक्योरिटीज, मतलब कि जो बॉन्ड है एक्यूज्ड का, और उसके अंदर जो सिक्योरिटीज होते हैं, विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें श्योरिटी की बात की गई है, जिसमें विद श्योरिटी अटैच किया जाता है बेल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 441 में? जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज ऑन बेल और रिलीज ऑन हिज ओन बॉन्ड ए बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी एज अ पुलिस ऑफिसर और कोर्ट एज अ केस में बी थिंग्स सफिशिएंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन। मतलब कि अगर किसी पर्सन को रिलीज करना है बेल पर, तो उसको रिलीज जब किया जा रहा है बेल पर और इज ऑन बॉन्ड, ठीक है, उसको बॉन्ड पर रिलीज किया जा रहा है, ए बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी एज अ पुलिस ऑफिसर और कोर्ट, जो उसके पर जो बॉन्ड था उसके अंदर जो मनी थी, ठीक है, विद श्योरिटी एज अ सिक्योरिटी लिया जा रहा था, एज अ पुलिस और कोर्ट एज अ केस में भी थिंक सफिशिएंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन, तो वो सफिशिएंटली वो एग्जीक्यूट करेगा वह पर्सन जिसको बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना है। एंड व्हेन ही इज रिलीज ऑन बेल, और जब वो रिलीज हो जाता है बेल पर by one or more sufficient sureties consider that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond। मतलब कि जो इसके अंदर sufficient sureties होती है, एक से ज़्यादा, एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एक से ज़्यादा, तो उसके ऊपर कंडीशन इंपोज की जाएगी उस पर्सन पर, और उनको अटेंड होने के लिए कहा जाएगा। जो भी टाइम होगा, जो भी प्लेस होगा, जो कि बॉन्ड में मेंशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग उस एक्यूज पर्सन को भी और उस श्योरिटी को भी कहा जा सकता है। ठीक है, and shall continue so to attend until otherwise directed by the police officer or court as a case may be। तो अगर जो बेल एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस पर्सन को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, बेल पर, उसको डायरेक्शन दी जाएगी बाय द पुलिस ऑफिसर और कोर्ट कि वो टाइम टू टाइम अपीयर हो कोर्ट में, और पुलिस ऑफिसर को अगर उसको अपीयर होने के लिए बोलती है फॉर इंटरोगेशन या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन की हेल्प के लिए, तो वो उस पर्सन को बॉन्ड के अंडर एग्जीक्यूट किया जाएगा मैं कंडीशन, और उसको पर्सन को कहा जाएगा कि आप उसी टाइम पर अपीयर हो जब पुलिस ऑफिसर को कोर्ट बुलाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लोज बताता है, इसके अंदर कंडीशन इंपोज की जाएगी फॉर अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड। और जब सीओटी होती है, सीओटी को कब अपीयर कराया जाता है? सीओटी को तब अपीयर कराया जाता है जब जो एक्यूज पर्सन है जिसकी बेल हो रही है बेल पर, तो जो उसका श्योरिटी है, श्योरिटी को तब बुलाया जाएगा जब वह पर्सन अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, जो एक्यूज पर्सन है, अगर वह अपीयर नहीं होता है तो उस केस में श्योरिटी को अपीयर होने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और अगर वह पर्सन भी अपीयर नहीं होता है तो उसकी जो श्योरिटी है, ठीक है, जो भी अमाउंट था उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो
तो ये फर्स्ट क्लोज कहता है। और जो सेकंड क्लोज है, वेयर एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन ऑन बेल, अगर किसी पर्सन पर रिलीज किया जा रहा है किसी पर्सन को और उसके ऊपर कंडीशन इंपोज की जा रही है, द बॉन्ड शैल ऑल्सो कंटेन दैट कंडीशन, तो वो बॉन्ड में जो इन रिटर्न होगा, ठीक है, उसके अंदर कंटेन होगा दैट कंडीशन, उस बॉन्ड के अंदर कंडीशन लिखी होगी। तो ये सेकंड क्लोज कहता है। और जो थर्ड क्लोज है, इफ द केस सो रिक्वायर्स द बॉन्ड शैल ऑल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन एट द हाई कोर्ट ऑफ कोर्ट और अदर कोर्ट टू आंसर द चार्ज। और ये अगर केस के रिक्वायरमेंट के लिए जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, बॉन्ड शैल ऑल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज ऑन बेल, जो पर्सन रिलीज किया जाता है बेल पर, ठीक है, और जो उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था उस बॉन्ड से वो बाइंड हो जाता है, ठीक है, वो बंध जाता है, वो अपीयर होगा जब भी उसको को हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोई अदर कोर्ट अपीयर होने के लिए कहेगी, जो भी उसको आंसर देने चार्ज के जो भी उस पर लगाए जाएंगे, ठीक है, या फिर किसी अदर पर्पस के लिए उसको अपीयर होने के लिए कहा जाएगा, तो वो बॉन्ड से जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा रहा है उससे वो बाइंड हो जाएगा, उसको अपीयर होना होगा जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी। तो ये थर्ड क्लोज कहता है। और जो फोर्थ क्लोज है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटी आर फिट और सफिशिएंट, मतलब कि फॉर द पर्पस डिटरमाइनिंग, जो श्योरिटी है वो फिट है और सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, जो श्योरिटी वो अक्यूज पर्सन दे रहा है फॉर द बेल, जो श्योरिटी वो दे रहा है वो फिट और सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट्स in proof of the facts contained therein relating to the sufficiency or fitness of the sureties, जो भी वो कोर्ट को एफिडेविट दे रहा है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगी कोर्ट एज अ प्रूफ, किसके लिए, जो फैक्ट उसमें कंटेन किए गए रिलेटेड टू द सफिशिएंसी और फिटनेस ऑफ द श्योरिटीज, जिसमें एफिडेविट में लिखा होगा कि वो सफिशिएंट है वह श्योरिटी और वो फिट है किस्म से, ठीक है, उस केस के लिए जो वो बेल एज ए श्योरिटी बन रहा है। और इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी, और अगर ये जरूरी है, मे आइदर होल्ड एन इंक्वायरी इटसेल्फ और कॉज इन इंक्वायरी टू बी मेड बाय मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट एज टू सच सफिशिएंसी और फिटनेस, और उसमें वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के होते हैं, जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो उसके अंदर इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे कि वो जो श्योरिटी है वो सफिशिएंट है, सफिशिएंसी है, उसकी फिटनेस है, वो फिट है किस्म से केस में ऐसे श्योरिटी बनने के लिए। तो ये 441 बताता है जो श्योरिटी होती है, जो श्योरिटी बनता है, ठीक है, एक्यूज पर्सन के लिए। तो इसमें यही प्रोसीजर बताएगा कि वो फिट है, अनफिट है, उसमें क्या कंडीशन इंपोज की जाएगी, ठीक है। तो ये 441 बताता है। और जो 441A सेक्शन है, इसमें बताता है डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज, मतलब कि जो श्योरिटी बन रहा है वो अपनी डिक्लेरेशन देगा। एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी टू एन एक्यूज पर्सन फॉर हिज रिलीज ऑन बेल, जो एक्यूज पर्सन है जो रिलीज किया जा रहा है ऑन बेल, जो उसका श्योरिटी है वो उसके अंदर स्टैंड होगा, मतलब कि वो अपनी डिक्लेरेशन देगा, शैल मेक अ डिक्लेरेशन बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने देगा, एज टू नंबर ऑफ पर्सन टू वोम ही हैज स्टूड श्योरिटी इंक्लूडिंग द एक्यूज्ड, जो भी नंबर ऑफ पर्सन्स है, ठीक है, टू वोम ही हैज स्टूड श्योरिटी, ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं एक्यूज पर्सन, जिनकी एक से ज़्यादा पर्सन है जो उनका एक श्योरिटी भी हो सकता है, इंक्लूडिंग द एक्यूज, गिविंग देयर इन ऑल द रेलिवेंट पर्टिकुलर्स, जो कि रेलिवेंट पर्टिकुलर्स है उसके अंदर वो अपनी डिक्लेरेशन देगा, ठीक है, श्योरिटी, मतलब कि वो अपना एफिडेविट विद एफिडेविट उसमें कहेगा कि हाँ मैं सफिशिएंट हूँ और मैं इसको पर्सन को जानता हूँ, ठीक है, तो उसमें अपनी डिक्लेरेशन देगा श्योरिटी। और जो 442 सेक्शन है, 442 सेक्शन बात करता है डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, कस्टडी से डिस्चार्ज की बात की गई है इसमें, ठीक है। जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है एज सुन एज द बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जल्दी से जल्दी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया कराया जाएगा जब बेल ग्रांट होती है, तो द पर्सन फॉर वोज अपीयरेंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड शैल बी रिलीज्ड, और फिर जब वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेता है उसके बाद उस पर्सन को वो रिलीज कर दिया जाएगा, जब भी वो एग्जीक्यूट करा लेता है अपना बॉन्ड, ठीक है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा और उसको कहा जाए कि आप नेक्स्ट डेट पर अपीयर हो जब भी उसको बुलाया जाए। एंड व्हेन ही इज इन जेल, अगर वो जेल में है, ठीक है, अगर वो जेल में है और उसकी बेल ग्रांट हो गई और उसने बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा दी है, तो उस केस में द कोर्ट एडमिट हिम टू बेल, जब कोर्ट उसकी बेल को एडमिट कर लेती है तो शैल इशू एन ऑर्डर ऑफ द रिलीज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल, अगर वो जेल में है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल को क्या करा जाएगा, ऑर्डर इशू करेगी, ऑर्डर बेल के रिगार्डिंग कि उसको रिलीज कर दिया जाए। एंड सच ऑफिसर ऑन रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल उस ऑर्डर को रिसीव कर लेता है तो उस पर्सन को वो रिलीज करेगा, रिलीज हिम। तो ये फर्स्ट क्लोज कहता है
जो कि डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी की बात करता है। और जो सेकंड क्लोज है, नथिंग इन द सेक्शन 436 और सेक्शन 437 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some matter other than in respect of which the bond was executed। जो सेकंड क्लोज है 442 का, ये सिंपली ये बात कर रहा है, मान लीजिए किसी पर्सन ने 2 ऑफेंस कमिट किए हैं, ठीक है, एक में उसने 326 का जो ऑफेंस कमिट किया है, जो भी ग्रीवियस एक्ट की बात करता है, और एक में 302 जो कि मर्डर की बात करता है। मान लीजिए उसमें उस पर्सन को 326 के अकॉर्डिंग उसको बेल मिल चुकी है, ठीक है, जिसमें उसको 5 साल की सजा थी, लेकिन मर्डर के केस में उसको 14 साल की सजा थी, ठीक है, तो उसको उसमें सजा मिली है 326 में, लेकिन उसको मर्डर के केस में सजा वो बेल नहीं मिली है, तो उस केस में उसको कस्टडी में रखा जाएगा, उसको रिलीज नहीं किया जाएगा, उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा कस्टडी से। तो ये 442 सेक्शन था जो कि डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी की बात करता है। और जो 443 सेक्शन है, 443 बात करता है पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इनसफिशिएंट। तो कोर्ट के पास ये पावर है, वो ऑर्डर कर सकती है सफिशिएंट बेल के लिए, अगर जो उसने बेल एग्जीक्यूट कराई थी, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया था वो इनसफिशिएंट था, ठीक है, जब उसको पहली बार उससे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया था वो इनसफिशिएंट था, तो कोर्ट क्या करेगी, उसके पास ये पावर है, वो ऑर्डर करेगी उस एक्यूज पर्सन को कि आप सफिशिएंट बेल दे। इसमें आगे बताया गया है, इफ थ्रू मिस्टेक फ्रॉड और अदरवाइज इनसफिशिएंट सिक्योरिटी हैव बीन एक्सेप्टेड, मतलब कि किसी केस में बेल एग्जीक्यूट करानी थी, तो मतलब कि बेल ग्रांट हुई थी, लेकिन उसमें जो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट किए थे उसमें जो सिक्योरिटी था वो इनसफिशिएंट था, ठीक है, उसमें बाय मिस्टेक या फिर फ्रॉड के थ्रू या फिर किसी अदरवाइज कि अदर वे से उस सिक्योरिटी को एक्सेप्ट किया गया था, और बाद में और इफ दे आफ्टरवर्ड्स बिकम इनसफिशिएंट, लेकिन बाद में वो इनसफिशिएंट निकला सिक्योरिटी, द कोर्ट में इशू है warrant of arrest direct that the person released on bail be brought before it may and may order him to find sufficient surety and on his failing so to do may commit him to jail। तो इसमें एक आ गया कि अगर वो इनसफिशिएंट निकलता है सिक्योरिटी तो कोर्ट इशू करती है वारंट ऑफ अरेस्ट, उस जिस पर्सन को बेल पर रिलीज किया गया था उसको डायरेक्ट करेगी कि आप कोर्ट के सामने आइए और अपना सफिशिएंट सिक्योरिटी दीजिए। अगर वो सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं दे पाता है, वो फेल हो जाता है, तो उस केस में उसको कमिट कर दिया जाएगा जेल में, उसको जेल में डाल दिया जाएगा दोबारा, ठीक है। तो ये 443 की बात करता है, अगर वो इनसफिशिएंट सिक्योरिटी देता है और अगर वो बाद में अपीयर होता है कोर्ट में, अगर वो फिर भी सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं दे पाता है तो उस केस में उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और जो 444 सेक्शन है, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी की बात की गई है, मतलब कि यहाँ पर डिस्चार्ज किया जा रहा है सिक्योरिटीज को, ठीक है, मतलब कि अगर वो खुद भी चाहे वो एप्लीकेशन लगाकर सिक्योरिटी खुद डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन इसका क्या प्रोसीजर होगा। जो फर्स्ट क्लोज रहता है वो कहता है ऑल और एनी सिक्योरिटी फॉर द अटेंडेंस एंड अपीयरेंस ऑफ पर्सन, all or any surety for the attendance and appearance of the person released on bail may at any time apply to a magistrate to discharge the bond either wholly or as far as relates to the applicants। मतलब कि ये all or any sureties मतलब कि एक से ज़्यादा एक्यूज भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा श्योरिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी श्योरिटी, ठीक है, अगर वो चाहती है कि मान लीजिए 4 एक्यूज है, 4 एक्यूज में से एक, उसमें चारों एक्यूज के लिए एक श्योरिटी बना है, तो एक श्योरिटी चाहता है कि मैं डी के लिए डिस्चार्ज होना चाहता हूँ, मतलब कि उसकी मैं श्योरिटी नहीं लूंगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो अटेंड होगा, अपीयर होगा, ठीक है, पर्सन जो श्योरिटी है वो कोर्ट के सामने अप्लाई करेगा एप्लीकेशन फॉर द डिस्चार्ज द बॉन्ड, मतलब कि बॉन्ड को से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, वह पर्सन जो श्योरिटी है डी एक्यूज पर्सन के लिए, ठीक है, जैसे ए बी सी डी पॉइंट मैंने आपको बताया 4 एक्यूज है, तो वो डी पर्सन के लिए डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगी, वो उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देगी, लेकिन वो उसको अपीयर होने के लिए बोलेगी, और जो एक्यूज पर्सन है उसको भी नोटिस जाएगा कि आपके जो आपका श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो रहा है, आप अपीयर हो कोर्ट में और एक फ्रेश श्योरिटी दे। और जो सेकंड क्लोज है वो यही बात करता है, ऑन सच एप्लीकेशन बी मेड द मजिस्ट्रेट शैल इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टिंग दैट द पर्सन सो रिलीज्ड और बी ब्रॉट बिफोर हिम। तो जब वो एप्लीकेशन फाइल करता है श्योरिटी, तो मजिस्ट्रेट वारंट ऑफ अरेस्ट करती है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको रिलीज किया गया था बेल पर, उसको कहेगी आप कोर्ट के सामने अपीयर हो, ठीक है, या फिर उसको पुलिस ऑफिसर को थ्रू उसको लाया जाए कोर्ट में। तो ये सेकंड क्लोज बात करता है। और जो थर्ड क्लोज है, ऑन द अपीयरेंस ऑफ सच पर्सन परसुएंट टू द वारंट, और जब वो अपीयर हो जाता है पर्सन, ठीक है, वारंट के थ्रू, और ऑन हिज वॉलंटरी सरेंडर, या फिर वो वॉलंटरीली सरेंडर कर रहा है अपने आप को, ठीक है, द मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द बॉन्ड टू बी डिस्चार्ज आइदर होली और सो फार एज रिलेट्स टू द एप्लीकेंट्स, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट करेगी उसको उस जो बॉन्ड से वो डिस्चार्ज हो रहा है श्योरिटी, ठीक है, होली और सो फार एज रिलेट टू द एप्लीकेंट्स, ठीक है, एंड शैल कॉल अपॉन सच पर्सन टू फाइंड अदर सफिशिएंट श्योरिटीज। तो कोर्ट उस पर्सन को बोलेगी कि आप सफिशिएंट श्योरिटीज दे, ठीक है, अगर वो उसका पहले वाला श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है तो,
एंड इफ फेल्स टू डू, अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो सफिशिएंट श्योरिटी नहीं दे पाता है, अगर वो फेल भी हो जाता है, तो उस केस में उसको कमिट कर दिया जाएगा जेल में, उसको जेल में दोबारा से डाल दिया जाएगा। तो ये 444 की बात करता है जिसमें श्योरिटी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। और जो 445 है, इसमें 445 में बात की गई है डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। मतलब कि इसमें कहा गया है कि इसमें आगे पढ़ते हैं हम क्या बताता है, व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर और एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। मतलब कि अगर पर्सन को बेल चाहिए तो उस केस में कोर्ट और ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन देगा बेल के लिए, और जब वो एग्जीक्यूट करेंगे बॉन्ड, ठीक है, तो मतलब कि अगर ग्रांट कर देते हैं कोर्ट या फिर ऑफिसर, अगर उसको ग्रांट कर देते हैं बेल, तो उस केस में वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा विद और विदाउट श्योरिटीज। तो कोर्ट उसको बोल सकते हैं कि आप विद और विदाउट श्योरिटीज दे बॉन्ड, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराए अपना। सच कोर्ट और ऑफिसर में एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। मतलब कि जो कोर्ट है वो, और जो ऑफिसर है वो उसके इसके अलावा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, मतलब कि उसके गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसको छोड़कर परमिट हिम टू डिपॉजिट सम ऑफ मनी और गवर्नमेंट प्रोमिसिंग नॉट टू सच अमाउंट एज अ कोर्ट और ऑफिसर में फिक्स वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड। तो कोर्ट उस पर्सन को बोल सकती है, जो बेल बॉन्ड है जो एग्जीक्यूट कराया जा रहा है विद और विदाउट श्योरिटीज, तो उस केस में कोर्ट उसके पास ये पावर है, वो उसको बोल सकते हैं कि आप कैश सबमिट कराए अपनी जो सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी, जो अमाउंट है बेल बॉन्ड का, जो बॉन्ड का अमाउंट है उसको आप कैश सबमिट कराएं बिफोर द कोर्ट। अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसको कैश ही सबमिट कराना है, ठीक है, तो कोर्ट उसको बोल सकती है एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड, और फिर उसके बाद वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये हमारा 445 था, जो कि हमने चैप्टर 33 में 445 तक डिस्कस कर लिया है, जो कि बेल बॉन्ड के प्रोविजंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था।